ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जय विश्वास। सबसे पहले न्यूज ब्लास्ट में आज बात करते हैं अजय माकन ने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन आखिर क्या है अजय माकन के इस्तीफे के मायने? क्यों देना पड़ा माकन को राजस्थान प्रभारी पद से अपना इस्तीफा? क्योंकि राजस्थान के प्रभारी के तौर पर अजय माकन लंबे समय से कार्य भी कर रहे थे, लेकिन 8 नवंबर को जिस तरह से जानकारी सामने आई, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने कहा कि दिल्ली में कार्य करके कार्यकर्ता की भांति मैं कार्य करने की इच्छा रखता हूं, लेकिन सवाल ये कि क्या सचमुच दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है? क्योंकि अटकलें अब इसको लेकर भी लगने लगी है कि हो सकता है कि इस्तीफे के पीछे ये कारण भी हो कि दिल्ली में कोई एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका इंतजार कर रही हो। लेकिन सवाल ये भी कि क्या इसीलिए स्वविवेक से अपना त्याग पत्र उन्होंने दिया किसी भी बात के होने से पहले, या फिर हो सकता है कि जो जिम्मेदारी है वो सबके सामने आए और सबको उसके बारे में ज्ञात हो। और अंदरूनी जो जानकारी है उससे जुड़ी हुई बातें यही है कि 8 नवंबर को जो पत्र लिखा था उसमें पूरी चीज़ डिटेल तरीके से मेंशन भी करी गई है, इसलिए हो सकता है कि स्वविवेक से त्यागपत्र उन्होंने अपना दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि गहलोत के पत्र को संज्ञान में लेते हुए आलाकमान ने ये फैसला खुद से लिया है। एक एंगल ये भी हो सकता है कि फैसला आलाकमान की ओर से लिया गया हो सीएम अशोक गहलोत के पत्र को ध्यान में रखते हुए, और ये स्वविवेक से लिया गया जो फैसला लग रहा है अजय माकन का वो ना हो। लेकिन अजय माकन को राजस्थान की जिम्मेदारी से मुक्त करने का फैसला, इस पर सवालिया निशान कि क्या ये फैसला कायम होगा? क्या राजस्थान में मिसमैनेजमेंट को लेकर आलाकमान माकन से नाराज है? क्योंकि जिस तरह का मिसमैनेजमेंट राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस के समय के बाद में एक और जब नजर आया था, उसके बाद में हो सकता था कि जो पत्र सौंपे गए या फिर जितने विधायक और मंत्री जिन पर नोटिस जिन्हें देकर जवाब भी मांगा गया, उसके बाद में जवाब नहीं देने की वजह से भी आलाकमान और माकन के बीच ये दूरियां जिनकी खबरें सामने आई थी। लेकिन राजस्थान में मिसमैनेजमेंट बीच में हुआ, इसको आलाकमान भी एक्सेप्ट करता है। क्या इसी बात से माकन की लीडरशिप एज प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश प्रभारी के तौर पर उससे वो नाराज है? और सवाल ये भी कि क्या 25 सितंबर के घटनाक्रम को ठीक से हैंडल नहीं करने को लेकर ये नाराजगी है? विगत 25 सितंबर को जो भी कुछ हुआ, सभी भली बातें उससे परिचित हैं कि जब वो पहुंचे थे और उसके बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सीएम अशोक गहलोत का नाम जिस तरह से सामने आया, लेकिन सभी विधायकों ने उस समय ऐन मौके पर एक तरीके के बगावती सुर अपनाए थे। उसी घटनाक्रम को लेकर ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, शायद इस वजह से नाराजगी आलाकमान की हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल खुद माकन ने इस्तीफे की वजह बताई है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने इस्तीफे की वजह यही बताई है कि दिल्ली में एक जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही है, वो अवेटिंग है। लेकिन त्यागपत्रों में 25 सितंबर की घटना का जिक्र करना भी वो नहीं भूले, उन्होंने जिक्र उसका बाकायदा किया। लेकिन अब जवाब तभी मिल पाएंगे क्योंकि आने वाला वक्त ही इन तमाम सवालों के जवाब देगा कि जब इस्तीफा दिया गया क्या कारण रहे। अगर अजय माकन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद में अपने उनके स्वविवेक से आगे की जिम्मेदारियों का उन्होंने जिक्र किया, तो कौन सी वो जिम्मेदारी होगी? और अगर आलाकमान की ओर से ये फैसला लिया गया मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो फिर आगे इसके बाद में जिम्मेदारी क्या अजय माकन को सौंपी जाती है नेतृत्व की ओर से? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने जब पत्र लिखा और उसी से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले आपको दी, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 नवंबर को उन्होंने पत्र लिखा, ये जानकारी सामने आई। और माकन ने प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा देने की इस पत्र के अंतर्गत अपनी इच्छा जाहिर की है। देखिए, 25 सितंबर का राजनीतिक घटनाक्रम इसकी वजह बताया, उन्होंने इस चीज को जिक्र भी किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि दिल्ली की एक जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही है। कांग्रेस के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का उन्होंने हवाला दिया, जिस तरह से एक पृष्ठभूमि जो रही है, कांग्रेसी कट्टर कहे जाते हैं, और परिवार की ओर से भी कांग्रेस के लिए सेवा के लिए परिवार के अन्य लोग भी रहे हैं। माकन ने खुद को राहुल गांधी का सिपाही इस पत्र के दौरान मेंशन किया। उन्होंने कहा कि वो और उनका परिवार कांग्रेस की विचारधारा को आज से नहीं, इन कुछ सालों से नहीं, बल्कि एक लंबे समय से मानते आ रहे हैं। खुद उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के एक सिपाही हैं। दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने की बात भी उन्होंने लिखी और इस लेटर में जिक्र किया। अब अटकलें यही है कि दिल्ली का यहाँ पर उन्होंने जब जिक्र किया है, तो दिल्ली की क्या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके हिस्से में आ सकती है? तमाम वो सारी चीजें जो कि वक्त के आगे बढ़ने के साथ साथ क्लैरिटी के साथ सभी के सामने आएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कोटपुतली को जिला बनाने की मांग के पीछे की इनसाइड स्टोरी पर। आखिर मंत्री राजेंद्र यादव ने इतनी तल्खी क्यों दिखाई है? इस मुद्दे पर जिस तरह की तल्खी उन्होंने दिखाई, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कई बातें कर रहे हैं,
देखिए, राजेंद्र यादव ने कोटपुतली को जिला बनाने को लेकर पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। ये बातें भी सामने आई क्योंकि इनसाइड स्टोरी है। राजेंद्र यादव चंडीगढ़ की तर्ज पर न्यू कोटपुतली बनाना चाह रहे हैं और राजस्थान में एक सुनियोजित शहर दिल्ली के सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ये बात तभी संभव हो पाएगी जब कोटपुतली को जिला बनाने की मांग पूरी हो सके। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, इसमें दिलचस्प बात ये है कि राजेंद्र यादव के सपने में कोई नेता भी शामिल नहीं है, भले इस किसी भी गुट के वो हो या फिर किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, लेकिन कोई भी भले ही बात यहाँ पर किसी पार्टी और गुट की हो, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। ये सभी न्यू कोटपुतली में अपना योगदान अभी से देना चाह रहे हैं, यानी कि सभी का एक तरीके का सम्मिलित योगदान चाहते हैं सभी इसमें देना। अब इसमें सवाल ये उठता है कि राजेंद्र यादव ने क्षेत्रवासियों को भरोसा भी दिला रखा है। भरोसे का जो वातावरण है क्षेत्रवासियों को, उन्होंने वो भी डेवलप करके दिया, क्योंकि प्लानिंग देखिए लंबे समय से चल रही थी, तो कोशिशें भी की जा रही होगी बाकायदा। कोटपुतली जिला बन के रहेगा और चंडीगढ़ की तर्ज पर नया कोटपुतली भी बनेगा। उन्होंने ये साफ कह दिया था और तलखी अपने शब्दों में दिखाई थी। यादव ने ये पूरा रूट चार्ट और रोड मैप इस बारे में बनाकर रखा है और किस जगह पर, इस जमीन पर ये सब होगा, इसकी भी पूरी प्लानिंग है। देखिए, प्लानिंग यहाँ पर इस तरह से की गई है जो कि साफ तौर पर यही दर्शा रही है कि लंबे समय से इसकी योजना बनाई जा रही थी। बाकायदा अकेले व्यक्ति का ये काम नहीं होता, इसके लिए इसकी पूरी एक टीम भी लगती है, क्योंकि जमीन कहाँ रहेगी, किस जमीन पर ये सब होगा, ये भी पूरी तरह से इस प्लान में शामिल है। समय इसके लिए कम है, इसलिए सरकार से जल्द फैसला भी कराना चाहते हैं और इसलिए शब्दों की जो तलखी है वो विगत दिनों नजर आए। कोटपुतली को लेकर उनकी सोच है ये महज सामान्य जिला बनकर ना रहे, किसी भी अन्य सामान्य जिले की तरह बनकर ना रहे। और कोशिश जब कोटपुतली को जिले को बनाने के लिए, जिला घोषित करने के लिए की जा रही है, तो फिर सिर्फ नामात्र का जिला बनकर ना रहे, लेकिन वहां पर नियोजित, विकसित, आधुनिक और सुंदर जिला मुख्यालय भी बनेगा। तो कोटपुतली की जो न्यू कोटपुतली की तस्वीर है राजेंद्र यादव ने देखी, कई सालों से इसका इंतजार और योजना बनाई है, वो तभी जाकर साकार हो पाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में अंबेडकर पुस्तकालय भवन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुस्तकालय भवन का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि पिछले 7 दिन में जयपुर और जोधपुर में जॉब फेयर लगी, मेगा जॉब फेयर, जिसकी तस्वीरें पॉसिंगा ने लगातार दिखाई। साथ ही संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि हजारों युवाओं को रोजगार इस जॉब फेयर के माध्यम से मिला। जयपुर में 3000 युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए और 10,000 युवाओं को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। कुल मिलाकर के 3000 युवाओं को उसी वक्त ऑफर लेटर दिए गए। अपने हाथ में अपनी नौकरी के सिलसिले के अब भीतर जो जितने भी लोग पहुंचे थे वो दस्तावेज पाकर बहुत ज्यादा खुश उस समय थे, लेकिन 10,000 युवाओं को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है, तो एक्साइटमेंट उनके लिए भी अभी भी बरकरार है। जोधपुर का जिक्र किया, कहा कि जोधपुर में करीब 3500 युवाओं को ऑफर लेटर मिले। जोधपुर में जब मेगा जॉब फेयर हुआ तो 3500 युवाओं को ऑफर लेटर वहां पर मिले। 9,200 युवाओं को अगले राउंड के लिए जोधपुर से भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन 9,200 युवाओं के लिए अगला राउंड भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि शॉर्टलिस्टेड ये सभी किए गए हैं। जोधपुर में अधिकतम 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष और जयपुर में 7.2 लाख रुपए प्रतिवर्ष का अधिकतम पैकेज दिया गया है। इस मेगा जॉब फेयर के दौरान जोधपुर और जयपुर में ये बड़े पैकेजेस भी उन लोगों को दिए गए हैं जो कि स्किल बेस्ड पैकेजेस थे। लोग पहुंचे, अपने आवेदन किए, उसके बाद में स्किल के आधार पर जो 60 कंपनियां जयपुर में पहुंची थी उन्होंने ये जॉब्स प्रोवाइड की है। सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान ये भी कहा कि अब हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर जिले में इसी तरह के जॉब फेयर आयोजित होंगे। इसको लेकर के पृष्ठभूमि और रूपरेखा बननी शुरू हो गई है, क्योंकि जयपुर और जोधपुर में जो आयोजन था वो पूरी तरह से सफल रहा। जॉब फेयर आयोजित कर युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे और रोजगार की जो बात युवा करते हैं, देखिए पढ़ाई भी हो जाती है, उसके बाद में इंतजार होता है कि सरकारी नौकरी लग जाए, और सरकारी नौकरी फिर जब कई जद्दोजहद और मेहनत करने के बाद भी हासिल नहीं होती तो युवाओं के सपने टूटते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि युवाओं से मेरी ये भी अपील है कि आप सॉफ्ट स्किल्स यानी कि टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करें। जब इंटरव्यू हो तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे सकें। इसके लिए अपना बेस, अपना फाउंडेशन और भी ज्यादा मजबूत करें और आपका चयन होने पर मौके इससे और ज्यादा बढ़ जाएंगे।
तो राजस्थान विश्वविद्यालय में अंबेडकर पुस्तकालय भवन का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया और बहुत लंबे समय से इसकी मांग, क्योंकि कई विद्यार्थी भी इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन जारी था, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने आज ये लंबा इंतजार खत्म कर दिया। इस दौरान उनका संबोधन भी खास रहा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 211 महाविद्यालय खोले, उसमें 91 महिला महाविद्यालय खोले गए। कॉलेजों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हो, ये अच्छी बात है। साथ ही कहा कि 1998 से पहले हमारे प्रदेश के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर जाते थे। कई कॉलेजेस थे जिनकी ख्याति सुनकर, जिनकी बातें सुनकर प्रदेश से बाहर अपना घर छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए बच्चे जाते थे, आज भी जाते होंगे। लेकिन अभी भी प्रदेश के अंदर इतने नए ऑप्शंस हैं। आईआईटी की बात अगर हो या फिर जिस तरह से टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, फिनटेक यूनिवर्सिटी जिसका आगाज़ अब होने वाला है उसकी बात हो, उनका जिक्र उन्होंने आज दौरान किया। साथ ही कहा कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली, प्रदेश के बच्चों की यही शिक्षा की व्यवस्था की। यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन भी याद आता है। जब हम कॉलेज जाते थे तो हमारे परिजन काफी चिंतित होते थे, लेकिन हमें सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी को बधाई भी दी। कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी और विधायक का चुनाव पहली बार हार गया मैंने जिस तरह से, लेकिन उन्होंने इसके बाद कहा कि उसके बाद कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो भी पॉजिटिव सोच रखता है वो स्वस्थ रहता है और आगे भी निरंतर बढ़ता है। कल के भारत का निर्माण युवाओं के कंधों पर आने वाला है, क्योंकि युवाओं के कंधों पर ये पूरी की पूरी बागडोर की तमाम सारी चीजें आज उनके संबोधन में खास हाईलाइट्स हुई। तो फिर एक बार फिर से नजर आया कांग्रेस का सिंपैथी कार्ड, क्योंकि फॉर्स इंडिया ने पहले से ही इसको लेकर संकेत दे दिए थे। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव का जहां जिक्र हुआ तो कांग्रेस की ओर से यही सिंपैथी कार्ड आज फिर से खेला गया। कांग्रेस ने अनिल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। दिवंगत विधायक स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं अनिल शर्मा, और यही जानकारी, क्योंकि जिस तरह से गढ़ रहा सरदार शहर भंवरलाल शर्मा का 7 बार लगातार वहां से विधायक बनते हैं, तो कांग्रेस का यही मानना था कि परिवार के भीतर से ही अगर इसमें चेहरा को उतारा जाता है तो यकीनन जो सिंपैथी वोट है जनता की और जो भावुकता है, जो लगाव है, जो जुड़ाव है सरदार शहर की जनता का शर्मा परिवार से एक लंबा जुड़ा, उसका फायदा इन उपचुनावों में मिल सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो पूर्व विधायक अशोक पिंचा पर उन्होंने दाव खेला है। उनके भी अलग मुद्दे हैं, जीत के दावे उनके भी अलग हैं, और इससे पहले भी उपचुनाव में कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेल चुकी है और उसका फायदा भी कांग्रेस को उपचुनावों में मिला है। पिछले 3 उपचुनावों में कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेल चुकी है, यानी कि सिंपैथी कार्ड कांग्रेस ने इन 3 उपचुनावों में अपनाया और इन तीनों उपचुनावों में कांग्रेस की जीत दर्ज कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस की जीत दर्ज हुई थी और अब उसी तर्ज पर इस चौथे उपचुनाव में भी, क्योंकि मजबूती कांग्रेस की थी, जो क्षेत्र से उपचुनाव है सरदार शहर गढ़ माना जाता था स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा का, एक बार फिर से उन्होंने इसी सहानुभूति कार्ड को चला है। सवाई माधोपुर में फूल मोहम्मद हत्याकांड पर फैसला। कोर्ट ने कुल 89 में से 30 आरोपियों को दोषी माना। अन्य सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि इस घटना के करीब 11 साल 8 महीने के बाद करीब 400 पेज का ये फैसला आया, क्योंकि बहुत पुराना प्रकरण, लेकिन जब ये प्रकरण हुआ था सभी को डराकर इस प्रकरण ने रख दिया था, जिस तरह से जिंदा जला दिया गया था। और उसके बाद में ST/SC कोर्ट की स्पेशल जज पल्लवी शर्मा ने ये फैसला सुनाया। आरोपियों में तत्कालीन डिप्टी महेंद्र सिंह भी शामिल हैं, लेकिन CBI के द्वारा जब अनुसंधान इस मामले का किया गया तो महेंद्र सिंह को दोषी भी माना गया था, जो समय डिप्टी थे। 17 मार्च 2011 की शाम करीब 5 बजे सुरवाल कस्बे की दर्दनाक घटना थी। दाखा देवी हत्याकांड के संबंध में मांगों को लेकर एक प्रदर्शन जारी था और इन आरोपियों में तत्कालीन उप सरपंच रामचरण मीणा का नाम भी शामिल है और इसके अतिरिक्त 28 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप भी साबित किए गए हैं। पूरा 400 पन्नों का ये चार्जशीट रही, जिसकी विवेचना के बाद 18 नवंबर को दोषियों को कोर्ट सजा सुनाएगा। तो अब दोषियों को सजा सुनाने की तारीख 18 नवंबर सेट की गई है। घटना के 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं और 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। कोटपुतली में एसीबी की छापेमार कार्रवाई हुई। यहां पर PWD के खंडीय लेखाधिकारी महिपाल सिंह के ठिकानों पर रेड हुई। करीब 3 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। एसीबी को जयपुर स्थित आवास पर 10,30,000 रुपए की नगद राशि मिली।
साथ ही 1 किलो सोने के बिस्किट भी मिले। 372 ग्राम सोने के आभूषण भी बरामद हुए। ये राशि के अलावा जो आभूषण है उससे जुड़ी हुई जानकारी, इसके अलावा 2 लग्जरी वाहन, कोटपुतली स्थित कार्यालय और आवास पर अभी भी ये सर्च जारी है। स्टोन प्रेशर, खनन लीज के दस्तावेज और एक बैंक लॉकर, महिपाल की वैध आय से करीब 200% अधिक पाई गई है ये संपत्ति। यानी कि एक बहुत बड़ा जो गैप है वैध आय से, वो यहाँ पर सामने आ रहा है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी, एडीजी एमएन दिनेश के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई जारी है। तो मरीजों के बोझ तले दबता जेकेलॉन अस्पताल। प्रदेश के सबसे बड़े जेकेलॉन अस्पताल का रिपोर्ट कार्ड अब आपको पढ़कर सुना देते हैं। देखिए, अस्पताल की ओपीडी में 2019 में 44,07,549 मामले, 2021 में 28,06,292, तो वहीं वर्ष 2022 में अभी तक 32,06,864 मरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर आईपीडी की बात करें तो 2019 में करीब 45,000 मरीज भर्ती हुए। 2022 में अभी तक भर्ती हुए मरीजों की संख्या 43,832 तक भी नहीं पहुंच पाई है। 774 बेड की क्षमता के अस्पताल में राजस्थान के अलावा यूपी, हरियाणा, एमपी और आसपास के राज्यों के सैकड़ों मरीज इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। और मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अस्पताल के बाद में एक नए अस्पताल की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन ऐसे में अब आरयूएचएस के बच्चों के नए अस्पताल के प्रस्ताव से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जो अस्पताल है, जो जेकेलॉन परिसर है, वो इतनी बड़ी मरीजों की संख्या के लिए लग रहा है कि नाकाफी है। अब आरयूएचएस में बच्चों के नए अस्पताल के प्रस्ताव से सभी के बीच एक बड़ी उम्मीद की लहर जागी है। तो वहीं जयपुर के नए अस्पताल से सुखद तस्वीर। आरयूएचएस में 300 से 350 बेड का बच्चों का नया अस्पताल बनाया जाएगा, क्योंकि जेकेलॉन अस्पताल में जो मरीज है, न सिर्फ राजस्थान से, यूपी, मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे मरीज पहुंचते हैं। हर साल जो तादाद है वो बढ़ती है। ऐसे में जो अस्पताल परिसर है उसमें अब ये संख्या बढ़ने की वजह से, ज्यादा मरीजों का भार बढ़ने की वजह से बच्चों के लिए आरयूएचएस में नया अस्पताल में जनरल पीडियाट्रिक की 30 बेड की 3 यूनिट्स होगी। इसके अलावा 100 बेड की पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर यूनिट होगी, 30 बेड की पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, 30 बेड की पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी और 30 बेड की पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी व 100 बेड की न्यूटेनल क्रिटिकल मानसरोवर और सांगनेर, प्रतापनगर, जयपुर समेत जयपुर दक्षिण के हजारों परिवारों को इससे बेहतर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। और इसी बीच चिकित्सा विभाग से एक बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। शाला दर्पण की तर्ज पर बनेगा राज हेल्थ पोर्टल। विभाग के कार्मिकों की हर सूचना पर एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। यानी कि जो सूचना कई दस्तावेजों में खंगाली जाने की कोशिश अब तक की जाती है, वो मात्र एक क्लिक पर उपलब्ध हो पाएगी। राज हेल्थ पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के लिए अनुभाग का गठन किया गया है। निदेशक राजपत्रित सुरेश नवल के निर्देशन में अनुभाग बनाया गया है और अनुभाग में प्रशासनिक अधिकारी सूर्यकांत आचार्य के अलावा सहायक प्रोग्रामर नीरज सिंह तंवर, वरिष्ठ सहायक विजेंद्र सिंह, रामबाबू, कनिष्ठ सहायक हेमंत सिंह, धीरज गौतम और सहायक कर्मचारी मान प्रकाश भी शामिल।